हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड में पूछे गए साइंस के 20 प्रश्न कराऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी डिस्कशन के साथ कराऊंगा, समझ के साथ कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, रक्त कैंसर का इलाज में हम लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आयोडीन 131 से हम लोग किसका इलाज करते हैं, तो आयोडीन 131 का प्रयोग हम लोग दोस्तों घेंघा के उपचार में करते हैं। घेंघा जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं या गलगंट कहते हैं, तो घेंघा का उपचार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आयोडीन 131 का करते हैं। ठीक है। अच्छा, आर्सेनिक 74 का प्रयोग हम लोग किसका इलाज में करते हैं, हम लोग ट्यूमर के इलाज में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्यूमर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ट्यूमर का इलाज में हम लोग आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। और सोडियम 24 का इलाज हम लोग किससे करते हैं, तो दोस्तों सोडियम 74 का जो इलाज है हम लोग रक्त का थक्का पता लगाने में करते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रक्त का थक्का पता लगाने में। रक्त का थक्का पता लगाने में हम लोग सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, रक्त कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। अब ये ल्यूकेमिया क्या होता है, इसमें जो होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या दोस्तों अगर हमारे शरीर में घट जाए तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में घट जाता है तो हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर बढ़ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। और यह जो है ल्यूकीमिया जो है दोस्तों, यह क्या है, अनुवांशिक रोग है। यह बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग दासराग युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, दासराग युद्ध कहते हैं। यह किस नदी के तट पर हुआ था, तो दोस्तों यह परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर, परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, परुष्णी नदी दोस्तों, परुष्णी नदी के बारे में हमको जानना है। परुष्णी नदी को हम लोग ऋग्वेद में किस नाम से जानते हैं, जो आपका रावी नदी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परुष्णी नदी कहते हैं ऋग्वेद में। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। और यह जो 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, दासराग युद्ध, पूछा किसके किसके बीच में हुआ था, तो राजा सुदास और 10 राजा के बीच में हुआ था। तो सुदास और 10 राजा के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था, तो दोस्तों सुदास जीता था। और ये 10 के 10 राजा क्या हो गया था, हार गया था। तो सुदास जीता था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो 10 राग युद्ध है इसका चर्चा अगर कहेगा कि कहाँ देखने को मिलता है, दोस्तों 7वां मंडल में। ऋग्वेद के 7वां मंडल में जो है 10 राजाओं के बीच के युद्ध का वर्णन है, जिसको हम लोग दासराग युद्ध कहते हैं। कहाँ, 7वां मंडल में। ठीक। अच्छा, सतलज नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं, दोस्तों सतलज नदी को ऋग्वेद में शतुद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, शतुद्री कहते हैं। और परुष्णी को हम लोग रावी कहते हैं। ठीक है। और आस्किनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चिनाब के नाम से जानते हैं। आस्किनी किस नदी को कहा जाता है ऋग्वेद में, तो चिनाब को कहा जाता है। उसी प्रकार आप लोग ये बताओ, वितस्ता किस नदी का नाम है, दोस्तों वितस्ता जो है वो झेलम का नाम है। किसका नाम है, झेलम का नाम है। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह मौर्य शासक कौन सा था जिसका हत्या कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक था। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक का अगर बात किया जाए तो कौन था, बृहद्रथ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। इसी की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। कौन सा वंश का, शुंग वंश का स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ और पॉइंट जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस वंश का था, शुंग वंश का था और यह ब्राह्मण वंश का था। ठीक है। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और इसी का दरबारी कवि, पुष्यमित्र शुंग का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था, पतंजलि। आपने नाम सुना होगा पतंजलि का, जिसकी रचना क्या है, महाभाष्य या योग दर्शन। इसी का रचना है पतंजलि का, जो किसके दरबार में रहता था,
पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या बनाया था? भरहूत का स्तूप का निर्माण कराया था। याद रखना कि भरहूत का स्तूप का निर्माण कहेगा किसने किया था, तो भरहूत का स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 लाया गया था? सती, यहाँ क्वेश्चन को समझिए, सती विनियमन अधिनियम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सती प्रथा। अपने भाषा में क्या कहते हैं? सती प्रथा पर यानी पूछ रहा है कि रोक लगाया गया था 1829 में। उस समय पूछ रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों उस समय जो था लॉर्ड विलियम बेटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो सती प्रथा जो है दोस्तों, सती प्रथा किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से हटाया था। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ठगी प्रथा कब चल रहा था भारत में? सती प्रथा हो गया, ठगी प्रथा। तो दोस्तों ठगी प्रथा जो था यह 1830, इसका संबंध किस डेट से है? 1830 से है। यह भी लॉर्ड विलियम बेटिक से संबंधित है, ठगी प्रथा। ठीक है, अच्छा दास को विधि विरुद्ध घोषित दोस्तों कब किया गया था? दोस्तों दास को विधि विरुद्ध घोषित 1833 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया था। ठीक है, ये भी बात याद रख लेना है। अच्छा दास प्रथा का अंत पूछेगा कब हुआ था? तो 1843 में। तो दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत भी कब हुआ था? तो 1843 में। और 1843 में याद रखना कि इस 1843 में क्या हुआ था? पहली बार रविवार का छुट्टी हुआ था। तो तब से रविवार का छुट्टी अभी तक मन रहा है। तो रविवार का छुट्टी का डेट भी यही है। रविवार का छुट्टी कब से मनाया जा रहा है? रविवार की छुट्टी भी 1843 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और मानव बलि प्रथा एक होता था, जैसे सती प्रथा में महिलाओं को जब उसका पति मर जाता था तो उनके साथ दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार मानव को भी बलि दिया जाता था, मानव का भी बलि दिया जाता था, जिसको हम लोग मानव बलि प्रथा कहते हैं। और इसका भी अंत कब हुआ था? 1844 में। मानव बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा, इसका भी अंत कब हुआ? 1844 में लॉर्ड एलन ब्रो। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड एलन ब्रो के काल में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न है भैया, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना हुआ था? दोस्तों टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मैसूर में वाडियार वंश का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको जो बताता हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 तक, 1767 से 1769 तक चला था, 1769 तक चला था। और इसमें मद्रास का संधि हुआ था। कौन सा संधि के तहत इसको ख़त्म किया गया? मद्रास की संधि के तहत ख़त्म किया गया था। ठीक है, और इसमें कौन जीता था? मैसूर जीता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 1780 से 84। और इसमें कौन सा हुआ था? मद्रास की संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ था के तहत ये समाप्त हुआ यह युद्ध? मद्रास के संधि के तहत। एक होता है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों, ये कब हुआ था? तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह 1790 से 92, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। ये कब हुआ? 1790 से 1792, 1790 से लेकर के 1792 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो थर्ड मैसूर युद्ध हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह का अभाव है। ठीक है, और जो चौथा हुआ था इसमें इसका टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, टीपू की मृत्यु हुआ था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। भारत में उपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को काल क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में सिद्धू और कान्हू नेता था। 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। सिद्धू प्लस कान्हू, तो मिलाने वाला काफ़ी आसान होता है। तो अब देखिए एक नंबर
यानी यहाँ पर देखिए कालक्रम के अनुसार कहता है, तो शुरू में एक नंबर से शुरू एकमात्र ऑप्शन है ना, तो यही बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हमको मिलाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मिला करके दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहाड़ी विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह कब हुआ था, 1772 से 74 में। ये कब हुआ था, 1772 से लेकर के 1774 तक ये चला था पहाड़ी विद्रोह, ये बात याद रखना है। झारखंड का पहला जनजाति विद्रोह था। ये कैसा विद्रोह था, झारखंड का पहला जनजाति विद्रोह पूछेगा कौन सा था, तो आपको बताना है कि पहाड़ी विद्रोह था। ठीक। कोल विद्रोह, दोस्तों कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से 1832 के बीच में हुआ, 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। और इसका नेता कौन था, इसका नेता था बुद्धो भगत। कौन था, बुद्धो भगत इसका नेता था। ठीक है। अच्छा, बेल्लोर सिपाही विद्रोह, एक तो यही ना बच गया, तो ये हुआ था 1806 में। ये कब हुआ था, 1806 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या था, बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था। यह हुआ था 26 सितंबर 1932। यहाँ ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, आसपास में यही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पूना समझौता में पूछेगा गांधी जी के कौन से बेटे ने हस्ताक्षर किया था, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का पुत्र देवदास, किसने कौन सा पुत्र हस्ताक्षर किया था इस समझौता में, तो देवदास ने हस्ताक्षर किया था इस समझौता पर। ठीक है। और पुणे के यरवदा जेल में हुआ था, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से हुआ था पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट अगला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे ए से ऑल, आई से इंडिया, टी से ट्रेड, यू से यूनियन, सी से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था लाला लाजपत राय, LL रॉय। तो लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका जो स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना की अगर बात किया जाए, तो इसका स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अगर प्रथम सचिव पूछ लेता कि प्रथम सचिव कौन था, तो प्रथम सचिव भैया कौन था, चमन लाल। कौन था, चमन लाल था। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ा करके निकल जाऊँ, आपको मैं ठग लूँ, बिल्कुल मेरा ये उद्देश्य नहीं है। आपको मैं एकदम वैसा प्रश्न बता रहा हूँ कि DLED तो छोड़ो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल लोगे, आपका GK GS काफ़ी बेहतर से बेहतर हो जाएगा। आपको सेट में जब आप लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति है MN रॉय, याद देखिए MN रॉय एक व्यक्ति है, इसके बारे में याद रखना। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। MN रॉय ने क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना MN रॉय किया था। कब किया था, 1925 में किया था। ये बात आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग को पता है कि 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा है कि पुनः आरंभ कब किया गया था, तो 29 दिसंबर 1931 को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से बंद कब हुआ था, पूर्ण रूप से बंद यह कब हुआ था, तो यह जो है दोस्तों बंद हुआ था अप्रैल 1934 में। कब हुआ था, अप्रैल 1934 में पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही क्या चलाया गया था, नमक पर से कर हटाओ, यानी कि दांडी यात्रा। दांडी यात्रा शुरू हुआ था। आपको पता है कि दांडी यात्रा क्या था, समुद्र के पानी से नमक निकालकर अंग्रेजी कानून का बहिष्कार करना, उल्लंघन करना, यही क्या था, दांडी। दांडी कहाँ पड़ता है भैया, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। आपको पता होगा यहीं पर क्या था, साबरमती आश्रम था। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह के लिए दोस्तों जो स्थापना हुआ था वो किसका हुआ था, तो वो हुआ था दीवान ए मुश्तक राज। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये दीवान ए मुश्तक राज जो था क्या था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह विभाग का स्थापना
इसी के द्वारा किया गया था। दीवान ए मुश्तक राज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्त विभाग। क्या कहते हैं, वित्त। अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था, वित्त विभाग था। ठीक, अच्छा आप लोग ये बताओ कि दीवान ए बंदगान क्या है। दोस्तों दीवान ए बंदगान जो है यह दास विभाग था। यह दास विभाग था। किसका था दास विभाग, फिरोज शाह तुगलक का। किसका है, फिरोज शाह तुगलक का यह दास विभाग है। ठीक, अच्छा दीवान ए खैरात बताओ क्या है। दीवान ए खैरात, दोस्तों दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात जो था यह दान विभाग था। किसका था, फिरोज शाह तुगलक का ही है, दान विभाग था। ठीक, FST फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अच्छा दीवान ए इतिहास बताओ क्या है। दीवान ए इतिहास, दीवान ए इतिहास जो था यह पेंशन विभाग था फिरोज शाह तुगलक का। ये दोनों आपको याद रख लेना। ठीक है, अच्छा दीवान ए अमीर कोही क्या था। दोस्तों दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही। अगर आप इस टाइप का प्रश्न का जवाब देते हो तो आपका GK GS भैया काफ़ी अच्छा है। और दीवान ए अमीर कोही जो है ये दोस्तों ये क्या था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि विभाग था। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, ये बताओ कि दीवान ए बंदगान क्या था। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इस प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए कि दीवान ए बंदगान क्या था। आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो आपको याद हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दोबारा इसके बारे में बता दिया। पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के बारे में बताया गया है। इसकी रचना कौन किया था, चंदवर दाई। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंदवर दाई द्वारा क्या लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो। ठीक, और पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को। किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था। कितना बार हराया था, 17 बार। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार जाता है। ये बात आपको याद रखना। पहला युद्ध में जीता था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में, 1191 में। सेकेंड युद्ध 1192 में, तीसरा 1193 में। इसी प्रकार तराइन का तीनों युद्ध आपको बता दिया। दूसरा में भी कौन जीता था, दूसरा में मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, अगला, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, अस्थायी कठोरता ने कह रहा है, तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटिंग या जियोलाइट विधि, किसका प्रयोग करते हैं, परम्यूटिंग या जियोलाइट विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी कठोरता। और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्लार्क विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर, यहाँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो लिखा ही नहीं है यहाँ किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ हम लोग चूना पत्थर का हम लोग यूज करते हैं। तो चूना पत्थर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, ओ सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयन विनिमय विधि। माफ़ करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयन विनिमय विधि। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।